नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हैदराबाद से है। तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 85 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और टीआरएस 37 और ओबीसी की पार्टी 17 सीट पर आगे चल रही है। तो फिलहाल अगर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 85 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। अगर वहीं टीआरएस की बात करें तो 37 सीटों पर आगे और ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम 17 सीटों पर आगे। तो बता दें आपको, हैदराबाद में नगर निगम चुनाव जिसकी मतगणना जारी है और बीजेपी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी पार्टी रुझानों में आगे, बहुमत मिलते हुए बीजेपी पार्टी को दिख रहा है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तमाम बड़े नेता हैदराबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में प्रचार के लिए पहुंचे, बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावों में प्रचार के लिए पहुंचे। जेपी नड्डा भी चुनावों में प्रचार के लिए पहुंचे। अब ऐसे में जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया उसका परिणाम भी अब दिख रहा है। रुझानों की बात करें तो 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और वहीं टीआरएस 27 सीटों पर आगे है और एआईएम की बात करें तो 11 सीटों पर बढ़त है। तो एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ। ब्रजेश, जिस तरीके से हैदराबाद में अभी पिछले कुछ दिनों में नगर निकाय के चुनावों के लिए बीजेपी ने पुरजोर प्रयास किया और अब जो रुझान आ रहे हैं, रुझान को देखें तो बीजेपी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी का जादू हर चुनाव में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि अगर अभी यूपी की बात करें तो यहाँ पर भी एमएलसी चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब इसके जो रुझानों की बात करें, मतगणना जारी है, यहाँ पर भी बीजेपी को जीत। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर 150 में से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड लेकर के चल रही है। ये अपने आप में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सियासी जगत पे देखिए, एआईएमआईएम के गढ़ में जा करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ कैंपेन किया था और जिस तरीके से जो है उन्होंने वहां पर जाकर के जो है एक तरह से देखा जाए तो जेपी की धूम मचाई, उसी का नतीजा ये है कि 150 में से 80 सीटों पर हैदराबाद में बीजेपी नगर निगम सीटों पर आगे है। तो ये एक अलग तरीके की बीजेपी निखर करके जो सामने आ रही है। हिंदुत्व और भगवा जो बीजेपी जिस तरीके से एक ट्रेडमार्क के तौर पर आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, त्रिपुरा की बात करो, मणिपुर की बात करो, बंगाल की बात करो, हैदराबाद की बात करो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परचम हर तरफ लहरा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कैंपेन के लिए जाते हैं, वहां पर 60% 70% के आसपास मतलब जीत का रेशियो है। तो ये अपने आप में बताता है कि आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी हनक हर एक उस क्षेत्र में, और डिमांड भी इसीलिए, अगर पीएम के बाद सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के तौर पर कोई सामने आ रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और खास करके ग्रेटर हैदराबाद के जो नतीजे हैं अभी तक वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन 80 सीटों पर बीजेपी वहां पर आगे है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां से बीजेपी का परचम लहराता है तो उसमें एक बड़ी कामयाबी का जो सेहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल ब्रजेश, और कहीं ना कहीं अब ये भी साफ दिख रहा है इन रुझानों से कि अब जनता को बदलाव चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लंबे समय से जो सत्ता पर काबिज थे, जिन्होंने हैदराबाद नगर निगम को लेकर के जो है एक तरह से उसे अपना जो है एक ठिकाना बना लिया था, लेकिन वहां डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं था। जिस तरीके से वहां पर जाकर के हुंकार भरी बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सबने जाकर के हैदराबाद में जाकर के कैंपेन किया और इतना एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी ने कम से कम
अगर देखा जाए नगर निगम के चुनाव में इससे पहले नहीं किया, जितनी ताकत बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम में बिल्कुल। झोंकी। और 2016 में बीजेपी की 3 सीट थी मात्र, उसके बाद इतनी बड़ी बढ़त तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और कम से कम एक बड़े बदलाव की तरफ भी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जो है दिखाई दे रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। दिल्ली से खबर है, कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक जारी है। वर्चुअली तौर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता भी शामिल हैं। तो कोरोना को लेकर ये बैठक की जा रही है, सर्वदलीय बैठक है और पीएम मोदी की अगुवाई में ये बैठक की जा रही है। वर्चुअली तौर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर बैठक की थी। जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तभी ये बैठक हुई थी और सबसे पहले तो उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े सबसे ज्यादा थे। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि आखिर ये जो दूसरी लहर आ रही है इसको कैसे रोका जा सकता है, किस तरीके से इस संक्रमण को रोका जा सकता है और क्या अब व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, क्या फैसले लिए जाने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। अब एक बार फिर से बैठक, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और इसमें कोरोना को लेकर, कोरोना की व्यवस्था को लेकर और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उन तमाम सिचुएशंस को लेकर फैसले लिए जाएंगे। देवभूमि से देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। आज 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। कुंभ नगरी हरिद्वार से संतों से मुलाकात करेंगे वहां जाकर और जेपी नड्डा हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। नड्डा शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे। तो 4 दिवसीय दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो देवभूमि पहुंचेंगे, देशव्यापी दौरे पर हैं और आज 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर वो निकले हुए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होंगे। फिर शाम 4 बजे आपको बता दें हेलीकॉप्टर से वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके ये सारे कार्यक्रम हैं, संतों से मुलाकात करेंगे और साथ ही आरती में भी शामिल होने वाले हैं। तो 4 दिवसीय ये दौरा है बीजेपी नड्डा का। तो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठकें होंगी। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो कि हम आपको अब बता रहे हैं। 5 दिसंबर से कार्यक्रम की शुरुआत, 4 दिन का दौरा है। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठक करेंगे जेपी नड्डा। मंत्रिमंडल और कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। बूथ समिति और मंडल समिति के साथ भी बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल के साथ बैठक में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड परखा जाएगा। कोर कमेटी के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 दिवसीय दौरे का। गाजियाबाद से खबर, गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। NH9 को किसानों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। कल मीटिंग में कोई फैसला नहीं आने से किसानों में गुस्सा है, नाराजगी है। आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी होगी। तो आपको बता दें कि कल वार्ता हुई किसानों में और सरकार के बीच में। हालांकि ये वाली जो वार्ता हुई ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही। अब कल को एक बार फिर से बैठक होगी। जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था कि 3 दिसंबर को आप आइए, हम बात करेंगे, ये वही बैठक थी जो कि कल हुई और लगभग 7 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चली किसानों की और सरकार के बीच में, जिसमें कई बातों पर आपस में सहमति नहीं बनी। अब फिर से इस बैठक को कल के लिए टाल दिया गया है, यानी कि कल भी ये बैठक होगी 5 दिसंबर को सरकार और किसानों की। लेकिन इसी की वजह से क्योंकि बात नहीं बनी है, असहमति रही कई पक्षों को लेकर, कई बातों को लेकर दोनों ही पक्षों में, और इसके बाद अब NH9 को किसानों ने पूरी तरह से घेर लिया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि किसानों में नाराजगी है, गुस्सा है और इसी वजह से ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है जो कि और भी ज़्यादा उग्र रूप लेता जा रहा है। कल मीटिंग में कोई फैसला नहीं आने की वजह से अब ये प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी होगी इसी बात को लेकर।
गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। NH9 को किसानों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है NH9 के ब्लॉक करने की वजह से। और कल मीटिंग में कोई फैसला नहीं आने से किसानों में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कल भी मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं आया है सामने, जाहिर सी बात है कि किसानों में नाराजगी भी होगी। किस तरह की हलचल और इस वक्त किसान क्या सोच रहे हैं? जिनको देखिए रितु, सबसे बड़ी चीज ये है जो किसान है उन्होंने आज थोड़ी देर पहले जो NH9 का जो पूरा हिस्सा था वो बंद कर दिया था। ये एक्सेस वे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। दिल्ली से जो आवाजाही हो रही थी, यानी कि दिल्ली जाने का जो प्रवेश द्वार था वो तो इन्होंने कल ही बंद कर दिया था और आज दिल्ली से वापस आने वाला जो रास्ता था उसको भी बंद किया था, जिसके बाद प्रशासन ने समझाकर फिलहाल तो उस रास्ते को खुलवा दिया है। लेकिन किसानों ने साफ किया इस दौरान कि सरकार हमारी बात, यानी 4 बार वार्ता होने के बावजूद वो चारों बार की वार्ता बेनतीजा रही और सरकार से वो लगातार जो बात मानवाना चाहते हैं, जो हक पे हक की बात कह रहे हैं, उस पर सरकार कोई डिसीजन लेती नजर नहीं आती है। इसकी वजह से ही जो किसान है वो गुस्से में है और यहाँ पर आज एक पंचायत भी बुलाई है। कल एक महापंचायत थी, उसके बाद आज एक बैठक है। उस बैठक में सिंध बॉर्डर पर एक बैठक है। उस बैठकों में आधार निर्धारित किया जाएगा कि जो किसान वो अपना किस तरीके का नया रवैया अपनाते हैं, क्योंकि लगातार सरकार से जो मांग है वो करने के बावजूद सरकार उसकी मांग को नहीं मानती नजर आ रही। तो किसान कम से कम उग्र हो सकते हैं और होने का उन्होंने एक बार बताया भी कि हमने सुबह उन्होंने रास्ता बंद किया, उसके बाद प्रशासन के समझाने पर खोल दिया। वहीं आज रात 12 बजे तक की चेतावनी भी किसानों ने दी थी। कहा था कि आज रात 12 बजे तक हम एम्बुलेंस को भी जाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ना एम्बुलेंस जाएगी ना कोई और, यानी कि जब मेडिकल इमरजेंसी को रोक देंगे तो समझ सकते हैं कि किसान कितने नाराज हैं कि जो मरीज है उस तक को बंद करने की बात किसान कर गौरव, आपके पीछे कुछ किसान भाई है, ये किसान आपस में शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं और लाउड स्पीकर पर कुछ बोल भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार द्वारा जिस तरीके से इनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंगों के बाद निष्कर्ष ना निकलना, सरकार जिस तरीके से इनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसी सभी बातों को यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि जो मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या रहा, किस तरीके की सरकार ने बातें सुनी और नहीं मानी। उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी जो मांग थी उस पर सहमति जताई कि हाँ मांगे जायज है, लेकिन जायज मांग होने के बावजूद सरकार का कोई निर्णय ना आना, मीटिंग एक बार फिर कॉल किया जाना, उसी की बातें यहाँ पर सभी किसान भाइयों को बताई जा रही है। और सरकार की जो कमियां है, खामियां हैं, जो कानून में जो खामियां हैं, उन खामियों को रूबरू दो चार कराया जा रहा है। उसी सबको यहाँ जो बारी बारी से अपनी बात जो रख रहे हैं, जो जिस तरह की समस्या किसान झेलते हैं और अलग अलग शहरों, अलग अलग प्रदेश, किसान आए हुए हैं, वो अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने प्रांत में जिस तरीके की समस्याओं से दो चार होते हैं, उन सभी समस्याओं को किसानों के बीच सम्मिलित कर रहे हैं। जी गौरव, किसानों ने कौन कौन से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं? क्योंकि NH9 पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है? और इसके साथ ही क्योंकि प्रदर्शन कई जगह हो रहा है, दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर, गाजियाबाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां पर पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दी गई है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जो गाजीपुर बॉर्डर है पूरी तरीके से बंद कर दिया है, DND की तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और दिल्ली के जो अन्य बॉर्डर है जैसे लोनी बॉर्डर है, वहां पर भी प्रशासन के समझाने पर किसान मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाजियाबाद से जो अंदर का जो बॉर्डर है, जो रास्ता दिलशाद गार्डन वाला रास्ता है, उसको भी किसान बंद करने की चेतावनी दे चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अभी हमने जो रास्ते खोल रखे हम वो भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं फिलहाल किसान अपनी बात हक से मनवाना चाहता है, इसलिए हक से नहीं हक से मनवाना चाहता है, इसीलिए किसान बार बार चेतावनी देता है और हट जाता है, यानी कि रास्ता खोल दिया जाता है। और इस किसानों का कहना यह है कि यदि हमारी बात हक से नहीं मानी गई तो फिर हम हट से मनवाएंगे, यानी कि फिर आंदोलन उग्र करके हर तरीके से बंद करके तब अपनी बात को मनवाएंगे। इस बार किसान हर तरीके से परिवर्तित होकर आया है और हर तरीके से 9वां दिन है, उसके बावजूद ये आंदोलन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान इस बार वापस जाने की इच्छा से नहीं आया है। गौरव, क्योंकि चौथे दौर की ये वार्ता हुई जिसमें भी सहमति नहीं बन पाई है, बेनतीजा ये बैठक रही है। अब कल का वक्त मिला है, कल फिर से बैठक होगी, लेकिन अगर परिणाम उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, उसके अनुसार नहीं आते जैसा कि किसान चाहते हैं, तो फिर आगे क्या हो सकता है? क्या रणनीति किसान बना रहे हैं?
क्या कदम उठाएंगे जी आगे? बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है जो किसान है वो दो तरफा नीति पे इस बार काम कर रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत और नरेश टिकैत साफ तौर पे कहते हैं हम यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, हमें तो यहाँ पे 26 जनवरी मना के जानी है। वहीं दूसरी तरफ किसान रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ शांति का संदेश दिया जा रहा है और दूसरी तरफ धीरे धीरे चीजों को कैप्चर किया जा रहा है, अपने गिरफ्त में लिया जा रहा है। जैसे ही सब चीज अपनी गिरफ्त में आ जाएगी, यानी कि बड़ी संख्या से जो किसान और राज्यों से भी आ रहा है वो आ जाएगा, तब एक साथ किसान उग्र होगा। यानी कि जो नीति है किसान सरकार से जो वार्ता चल रही है, यदि कल वार्ता नहीं बनती है तो 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक का समय वैसे भी दिया, चेतावनी दी है, तो शासन के समझाने पे हो सकता है किसान मान जाए, लेकिन कल रात मेरी 12 बजे तक, कल की मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आता है तो किसानों को शायद समझाना। गौरव, के किसानों को उम्मीद है कि कल की जो वार्ता होगी, कल की जो बैठक होगी उसमें बात बन जाएगी, क्योंकि अभी तक 4 वार्ताएं बिल्कुल फेल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसानों को जो सरकार से उम्मीद है वो ना के बराबर है। सरकार की बैठक होने और उसके ना होने से किसानों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान धीरे धीरे अपने कामों को करने लगे हैं, धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार करनी थी बैठक में और जो मीटिंगों में स्ट्रेटेजी तैयार करनी थी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे हाईवे कल से बंद है, NH9 ये वो हाईवे है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ता है, ये कल से बंद है। नीचे से जो मोहन नगर वाला रास्ता था वो पिछले 9 दिन से बंद है। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को वितरित करना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे फैलाव शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार का फैसला इनके हित में आता है, इनके हक में आता है या नहीं आता, या बेनतीजा निकलती है बैठक, उसके बाद किसान रुख बदल सकते हैं। क्योंकि दो तरफा बातें किसानों से कहने को मिल रही है। कुछ किसान ऐसा कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और कुछ कहते नजर आते हैं कि दल बल सब तरीके से हम अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे। यानी कि दोनों ही शब्दों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, एक चेतावनी देता है और एक विनती करता है। तो किसान इस बार दोहरी नीति की तरह से काम कर रहे हैं, दो तरीके से कर रहे हैं कि दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ और। जी ठीक गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 88वें समारोह पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सीडीएस विपिन रावत से चर्चा भी की। खास मेहमान के तौर पर सीडीएस विपिन रावत इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जवान कैसे सीमा की रक्षा करते हैं, इस बात पर चर्चा की सीडीएस विपिन रावत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना ने चुनौतियां खड़ी की, अवसर भी खड़े किए और आज बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कहीं भी देश के अंदर कोई कमजोरी ना देखने को मिले, सेना खड़ी है। भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का कदम है। लंबे समय के बाद एक नई शिक्षा की नीति मिली है। कोरोना का खतरा टला नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये तमाम बातें इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है।
यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डट करके मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव के शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अविद्यनाथ जी महाराज। लखनऊ से खबर है, जहां पर युवाओं को रोजगार व्यापार से जोड़ने में योगी सरकार सफल रही। रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रोजगार की बड़ी सौगात लेकर आ रही स्वीडन की कंपनी देश में कुल 25 आउटलेट खोलेगी। स्वीडन की कंपनी आइकिया 10,500 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। आइकिया यूपी में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। नोएडा समेत राज्य के कई शहरों में अपने सेंटर खोलेगी आइकिया। पूर्वांचल के 4 और मध्य यूपी के 5 शहरों पर कंपनी की नजर है। 50,000 लोगों के रोजगार से जुड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फर्नीचर, होम अप्लायंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आइकिया। यूपी के छोटे शहरों में भी लोगों को फ्रेंचाइजी चेन से जोड़ेगी कंपनी। तो इन्वेस्टर्स समिट 2018 में MOU इसका किया गया था। तो बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर, रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर। रोजगार की बड़ी सौगात लेकर आ रही है स्वीडन की कंपनी। तो देश में कुल 25 आउटलेट खोलेगी स्वीडन की कंपनी आइकिया और 10,500 करोड़ रुपए के निवेश करेगी आइकिया। तो यूपी में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। नोएडा समेत राज्य के कई शहरों में अपने सेंटर खोलेगी आइकिया। तो बागपत से खबर, चंद्रशेखर रावण ने तलवार से केक काटा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अपना जन्मदिन मनाया चंद्रशेखर आजाद ने। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर ये केक काटा गया। बर्थडे पार्टी के दौरान किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहने हुए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें मास्क शायद ही आपको किसी के चेहरे पर नजर आ रहा हो। किसी ने भी मास्क नहीं पहना है जबकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। ऐसे में ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीम आर्मी चीफ तलवार से चंद्रशेखर आजाद अपना केक काट रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का ख्याल किसी को भी नहीं है। तो ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी हालांकि वायरल हो रहा है। तो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ये केक से तलवार से केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन कोविड-19, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सतर्कता, इन शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस पूरे वीडियो में, इस पूरी तस्वीर में किसी का। तो विकास शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना जन्मदिन मनाया है, वो भी तलवार से केक काटकर, जिसमें दबंगई साफ दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोविड-19 है और इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है।
जी, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला बताएंगे, ये बागपत से जुड़ा हुआ है कि जो ये आजाद क्रांति के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, वे आज कल वे आए थे और जो किसानों को प्रोटेक्ट उन्हें करना था, इसी कारणवश वे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ से आए थे, जिसमें बागपत के जो जिशान मलिक हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके साथ उन्होंने अपना जन्मदिन बनाया। लगभग 11 किलो का केक था और जो तलवार से काटा गया था, पूरी तरह से वहां दबंगी दिखाई जा रही थी और कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था। ना किसी ने मास्क पहना था और ना पूरी तरह से यहाँ पर दबंगी दिखाई दे रही। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।